और आज की नौजवान पीढ़ी क्या सोचती है, शायद मेरी पीढ़ी से कुछ अलग सोचती है। आप क्या समझते हो, आप हमारी पीढ़ी से क्या अलग सोचते हो? किस तरह से हम अपने आप को नई नई चीज़ों से अडेप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि डिफरेंस ये अडेप्टेशन में आता है सर, कि शायद आप जिस तरह से अडेप्ट करते हैं आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में, उस तरह और मैं जैसे अडेप्ट करती हूँ उसमें थोड़ा फ़र्क है। शायद मुझे लगता है कि मेरी अडेप्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, आप में शायद थोड़ी कम होगी, मुझे ऐसा लगता है। बच्चे अपना अपना रास्ता खुद तय करते हैं। जब इतने सारे ऑप्शंस हैं तो क्यों ना मैं एक्सप्लोर करूं, क्यों ना मैं हर चीज सीखूं, और क्यों ना मैं अलग अलग फील्ड्स में जाऊं और जानूं। क्यों मैं अपने जीवन को सीमित रखूं सिर्फ एक ही फील्ड में या सिर्फ एक ही विषय पर जानने के लिए। मेरे समय में हम लोग 8 भाई बहन थे, बड़ा कुनबा था, बहुत बड़ा परिवार था। आज वो सब सीमित होता जा रहा है। हम दो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट भी ढीला पड़ गया है। अब तो मैं और मैं ही बेचारा हूँ या मैं आवारा, जैसा भी हर कोई इंडिविजुअल रहना चाहता है, या शादी भी कर रहे हैं तो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, या करना भी चाह रहे हैं। बहुत सारे इस किस्म का एक चेंज मैं देख रहा हूँ। कोई और मुझे बहुत ज्यादा परेशान ना करे, और मैं ही किस तरह से मैं जो मुझे काम करना है मैं अकेली वो करती रहूँ, सही से करती रहूँ। तो उसे लगता है कि मैं शायद इतना मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट जीवन स्पीक्स में। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे नौजवान लीडर से जो जेन जी में तो नहीं है लेकिन बॉर्डर लाइन पर है। 2000 के बाद वाले जेन जी कहलाते हैं, और ये उससे 2-3 साल पहले की है, और विचारधारा रखती है एक अव्वल देशभक्त नागरिक की, और बात करती है 22वीं सेंचुरी की। आइए मिलिए आर्यशा दामले। वो डीडी राजस्थान में रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, और उभरती हुई न केवल जर्नलिज्म की बल्कि भारतीय समाज की एक उभरती हुई नेता है। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। अर्निशा, अपने बारे में और अपने जिंदगी के कुछ ध्येय के बारे में बताएंगी? जी सर, जैसा कि आपने कहा कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, पर बॉर्डर पे तो सभी रहे हैं मुझसे ज़्यादा, पर अब इन्होंने मुझे भी एक बॉर्डर लाइन पे खड़ा ही कर दिया है, तो अब इनके सवालों के जवाब बिल्कुल देने ही पड़ेंगे। तो मैं वैसे तो राजस्थान से रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज से किया था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। उसके बाद कुछ समय मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी, और फिर उसके बाद मैं जर्नलिज्म में मैंने कदम रखा सर। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से अपनी जर्नलिज्म की डिग्री करी। उसके बाद कुछ और अनुभव रहे, जब मैंने कुछ समय दिल्ली में काम किया, कुछ समय हिमाचल में काम किया। उसके बाद अभी फ़िलहाल करीबन 2 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं जयपुर में हूँ, डीडी राजस्थान में। जी सर। और यहाँ आज मौका मिला है सर का इंटरव्यू करने के लिए। पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है जो मैं किसी ब्रिगेडियर का इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत गर्व का ये दिन था आज। थैंक यू अर्निशा। और मज़ेदार बात यह है कि ये मेरा पॉडकास्ट करने आई थी, अब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग अर्निशा, ये बहुत बड़ी। पर ने बताया नहीं तो ये बिठा के रखा कि अभी कुछ खाने की चीज़ आ रही है, पर पता लगा कि एक कैमरा आ गया और बाइक आ गया। चलो अच्छी बात है, इसी बारे हम बातचीत करेंगे। मैं नौजवानों को आपके जरिए बहुत सारे मैसेजेस देना चाहता हूँ जी। मेरा मकसद आपसे बातचीत करने का, उनको मैसेज देना है जी। और आज की नौजवान पीढ़ी क्या सोचती है, शायद मेरी पीढ़ी से कुछ अलग सोचती है। आप क्या समझते हो, आप हमारी पीढ़ी से क्या अलग सोचते हो? शायद ऐसा नहीं है कि बहुत अलग सोचते हैं सर, क्योंकि जब हम बात करते हैं, आप भी इसी समाज में, हम भी इसी समाज में। ऐसा नहीं है कि 2026 मेरे लिए पहले देख लिया हो या आपने पहले देख लिया हो। हम दोनों ही 2026 में एक साथ आए हैं, तो हम दोनों ही सवाल भी करते हैं, और किस तरह से हम अपने आप को नई नई चीज़ों से अडेप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि डिफरेंस ये अडेप्टेशन में आता है सर, कि शायद आप जिस तरह से अडेप्ट करते हैं आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में, उस तरह और मैं जैसे अडेप्ट करती हूँ उसमें थोड़ा फ़र्क है। शायद मुझे लगता है कि मेरी अडेप्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, आप में शायद थोड़ी कम होगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरी पीढ़ी वो है 60 के दशक वाली, जिन्होंने अपने माँ बाप की भी सुनी और बच्चों की भी सुनते। तो इस बात को लेकर के जब मैं आगे चलता हूँ और ये देखता हूँ, तो पहले होता था कि हमें अपने माँ बाप बोल देते थे कि बेटा इस दिशा में पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या जैसी बच्चे का रुझान देखते थे माता पिता वो ऐसा बता देते। आजकल ऐसा नहीं है। क्यों? बच्चे अपना अपना रास्ता खुद तय करते हैं।
ऐसा नहीं है कि अपना रास्ता अपने आप तय करते हैं। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे ये ऑप्शन दिया है कि ये ऑप्शंस हैं, अभी अवेलेबल हैं, ये कर सकती हो। अपनी क्षमता को जानो पहले, कि ऐसा नहीं है कि मैं आज जाके सोचूं कि मुझे सिंगर बनना है। मैंने ना कभी रियाज़ किया, ना मुझे इंटरेस्ट गानों में, और अचानक मैं बोल दूं सिंगर बनना है, तो अलग प्रक्रिया है, मेहनत लगेगी। चाहे से मैं सिंगर भी बनना चाहती हूँ, तो उसमें भी मेहनत लगेगी। परंतु वो ये है कि मेरे पिताजी ने और मैंने भी समझा कि जो मेरी क्षमताएं हैं और जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, नई नई फील्ड्स आई हैं। पहले के टाइम में शायद थोड़ी लिमिटेड फील्ड्स थी, कि आज के टाइम अगर आप जर्नलिज्म की बात करो तो ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट सिर्फ एक एंकर या रिपोर्टर है। ये भी बहुत पुरानी बात हो गई कि सिर्फ एंकर रिपोर्टर। आज के टाइम में वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आप खुद से वीडियो बना रहे हैं, खुद आपका खुद का चैनल है, तो आप भी एक तरह के सिटीजन जर्नलिस्ट हैं जो बहुत सारे मुद्दों पे बताते हैं। उससे सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो शायद उस समय नहीं थे पर आज हैं। तो वो सारे ऑप्शंस, जब इतने सारे ऑप्शंस हैं तो क्यों ना मैं एक्सप्लोर करूं, क्यों ना मैं हर चीज सीखूं, और क्यों ना मैं अलग अलग फील्ड्स में जाऊं और जानूं। क्यों मैं अपने जीवन को सीमित रखूं सिर्फ एक ही फील्ड में या सिर्फ एक ही विषय पर जानने के लिए। एक्सलेंट, क्या एक्सप्लेन किया, मान गया। अब तो मुझे अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। मेरा जो सवाल आपसे है, भारत की टूटती हुई सामाजिक व्यवस्था। मेरे समय में हम लोग 8 भाई बहन थे, बड़ा कुनबा था, बहुत बड़ा परिवार था। आज वो सब सीमित होता जा रहा है। हम दो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट भी ढीला पड़ गया है। अब तो मैं और मैं ही बेचारा हूँ, या मैं आवारा, जैसा भी। हर कोई इंडिविजुअल रहना चाहता है, या शादी भी कर रहे हैं तो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, या करना भी चाह रहे हैं। तो बहुत सारे इस किस्म का एक चेंज मैं देख रहा हूँ। आप क्या समझती हैं कि ये चेंज हमें किस दिशा में ले जा रहा है? शायद इतना तो मेरा अनुभव नहीं है कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा कह सकूं, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जैसा कि आपने भी कहा कि हम समझते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो वो सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने भी कहा। तो उस सेल्फिशनेस में अगर हम उस सेल्फिशनेस को थोड़ा और ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, तो फिर लगता है हम सीमित रह जाते हैं। अब सीमित नहीं, पर अपने आप में सिमट के रह जाते हैं कि मैं किस तरह से मेरी दिनचर्या हो जिसमें मेरे पापा का ज़्यादा रोल ना हो, मम्मी बार-बार टोके ना, मेरे भाई-बहन परेशान ना करें, कोई और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, और मैं ही किस तरह से, मैं जो मुझे काम करना है, मैं अकेली वो करती रहूँ, सही से करती रहूँ। तो उसे लगता है कि मैं शायद इतना मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती कि मैं उनको भी सँभालूँ, उसको भी सँभालूँ, ये भी करूँ और फिर उसके बाद सेल्फिश भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, मतलब मुझे यही मैंने समझा शायद कि शायद मेरी मम्मी ने वो सब किया, कि उन्होंने सबकी सुनी, सबके बारे में जाना और फिर खुद को शायद से एक बैक एंड पे रखा और फिर चीज़ें करी, तो शायद वो अपने आप को इतना ध्यान नहीं दे पाई, अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान दे पाई। अब प्रायोरिटी उन्होंने फैमिली को रखी। उन्हीं से शायद मैंने भी सीखा है कि थोड़ा-सा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं एक रिश्तेदार की शादी में नहीं गई तो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक दोस्त बुला रहा है मैं वहाँ नहीं गई तो। अगर मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर पा रही हूँ और उसके लिए काम कर पा रही हूँ, तो शायद वो ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। नई प्रकृति है, नया नया विधा में मैं आपकी बात को लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ रिमाइंड करना चाहूँगा कि धुरंधर, धनुर्धर अर्जुन भी उसी समाज से थे और वो विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बने। आज आप भी एक धनुर्धर बनने की दिशा में जा रही हो और अपना ध्येय लेकर के आगे बढ़ रही हो और किसी और को न देख करके सिर्फ अपना ध्येय रह गई। तो जो बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी ग्रोथ में, आपके सेल्फिश एटीट्यूड में अगर मैं मदद कर सकूँ या कोई और मदद कर सके तो उनकी मदद लेनी चाहिए, वो भी इसी समाज से आएंगे। तो ये एक मैसेज शायद हम दोनों मिल करके जेन जी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपकी फेमिनिज्म से रिलेटेड है। जी। अपने आप में फेमिनिज्म बहुत बड़ा शब्द बन गया है आजकल, पता भी क्यों बन गया है। हमारे यहाँ तो जो टॉप 3, अगर कहना टॉप 3 लीडर्स, टॉप 3 देवियां ही हमारे समाज की देवियां स्त्रियां रही। जी। हमारे देवी देवताओं में सम्मान स्त्रियों को दिया जाता रहा है, हमारे समाज के अंदर ये दिया जाता रहा है। लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है या इंडिविजुअल ग्रोथ की आकांक्षाएं अपने आप को, इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा है। तो आप इस फेमिनिज्म या महिलाओं को हर जगह प्रायोरिटी दिया जाए, रिजर्वेशन किया जाए, इस चेंज को आप कैसे देखती है, या समानता बरती जाए, कैसे आप देखते?
सर मुझे लगता है कि आपने कहा कि महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाए, तो मैं मानती हूँ कि जैसे आज भी अगर मैं मेरे न्यूज़ रूम की बात करूँ, तो हम करीबन अगर 30 लोग होंगे, तो उसमें से 50% तो महिलाएं नहीं हैं। उसमें से 50% से कम ही महिलाएं हैं, और वो भी जो महिलाएं हैं जो लड़ झगड़ कर यहाँ तक पहुँची हैं। तो इवन अगर आप मेरी भी बात करूं, तो मैं भी बॉर्डर लाइन जेंजी, तो मेरे और मेरे भाई जिस तरह से पले हैं उनमें बहुत फर्क है। तो जब तक वो परवरिश में बराबरी नहीं आएगी, लड़का लड़की को उस समानता के साथ नहीं बड़ा किया जाएगा, तब तक वो प्रायोरिटी देते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही लड़की 14-15 साल की होती है, वो बाहर नहीं खेलेगी, वो घर का काम करेगी, वो अभी भी है, जारी है। हम ये इससे डिनाई नहीं कर सकते कि वो नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि जब तक ये हमारी जो परवरिश है, जैसे जब शायद जेनजी पेरेंट्स बने, तो वो उस चीज़ को समझें, और उस चीज़ को अगर वो बराबरी से दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, इक्वल तरीके से परवरिश हो, ना वो भेदभाव हो कि पिंक उसका, ब्लू उसका। मैं आपको कल की बात बताती हूँ कि मेरा भतीजा है, वो अपनी मम्मी की लिपस्टिक ले आया कि मैं लिपस्टिक लगाऊंगा। तो भाभी, मेरे पापा जो दादा हैं, उसके पापा, सबको ऐसा हो गया लिपस्टिक लगाएगा, क्यों लगाएगा लिपस्टिक? पर मेरे मन में जरा सा आया कि कोई बात नहीं, लगा लेने दो। मतलब क्या, बच्चा ही तो है, जान जाएगा क्या होता है। मतलब वो जान जाएगा, और क्या होगा जब अपने आप समझ में आएगा उसे कि लगानी है नहीं लगानी। तो आप इतने छोटे बच्चे को, सिर्फ 5 साल का है, उसे वहीं से अगर रोकना शुरू कर दोगे, तो वो अपने आप ही फिल्टर लगाता जाएगा कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, यहाँ नहीं जाना है। क्यों रोक रहे हो? नहीं रोक रहा। बहुत को यानी बराबरी का दर्जा देना जरूरी है। बिल्कुल। समाज कहीं ना कहीं हमारे उन देवियों देवताओं से यहाँ तक आते आते बहुत सारी ऐसी त्रुटियां समाज में आ गई हैं, जिसकी वजह से महिलाएं उतनी बराबरी से नहीं दौड़ रही है। लेकिन ये बात माननी, मैं समझता हूँ कि दर्जा दें या ना दें, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटियाँ मेरे लिए आज भी शायद ज़्यादा भावनात्मक वैल्यू रखती हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर उनका बहुत अहम रोल है, और जो मेरे मोटिवेशन का जो सार है, वो वही माँ है, वही पत्नी है, वही बहन है, वही बेटी है। तो उसको डिनाई नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से बराबरी वाला आपका पॉइंट बहुत खूब। और अगर ये भी डिनाई नहीं कर सकते, मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैंने मेरी जनरेशन में बहुत से आदमियों को बहुत खुल के एक्सप्रेस करते देखा है, रोते देखा है, हंसते देखा है, जो बहुत बड़ा टैबू था आपकी जनरेशन के लिए और उसके बाद की जनरेशन के लिए भी, कि आदमी रोते ही नहीं थे। उनको लगता था कि अगर रो देंगे तो हमें कमजोर वर्ग माने जाएंगे। पर ऐसे बहुत से मेरी जनरेशन के लोग हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये बात जेंडर की नहीं है, हर किसी को एक्सप्रेस करना चाहिए सर। जितना ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे उतना ही बेहतर, हम अपने आप को भी समझ सकते हैं और समाज को भी समझेंगे। आपका जिंदगी में क्या मकसद? जिंदगी में मकसद क्या काफी करना चाहती हो? बड़ा सवाल है वैसे। क्या करना चाहती हो जिंदगी? बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। सबसे पहले सबसे जरूरी तो यही है, सीखते रहना। तो मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगी कि बहुत कुछ करना है, जो शायद आपको जब कुछ बन जाऊं, जब कुछ और बन जाऊं और कुछ हो जाए, तब आपसे ज़रूर दोबारा से पॉडकास्ट करना चाहूँगी। पर फिलहाल तो जितना जो सीख सकूं, जितना समझ सकूं, मुझे लगता है कि अगर कैमरे में दिख रहा हो तो ये वाला अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि ये वाला। चाहे से आप किसी भी एज में हो, तो जब तक ये वाला अप्रोच रहेगा तो ये वाला ही शायद अप्रोच बना रहे, यही मकसद है शायद। ऐसा अप्रोच आते ही लगता है कि मैं अपने आप को बैरियर लगा रही हूँ, बंद कर रही हूँ, सीख नहीं रही। बहुत खूब, आपने बहुत ओपननेस से बताया। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो कि आपको और आपके जैसे नौजवानों को शायद मदद करे, कि हाथ ऐसे रखने का मतलब है सीखो, एक्सेप्टिंग। लेकिन क्या सीखो, कितना सीखो? इतना कुछ है दुनिया के अंदर, हर चीज नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं सर, मैं डिनाई करूंगी। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको धनुर्धर एक दिशा में एक्सपर्टीज हासिल करनी है। आप एरोस्पेस इंजीनियर नहीं बन सकते, ये मान के चलिए। आप एक बहुत अच्छे रिपोर्टर और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपकी राह उस तरफ है, मैं आज की तारीख में देख रहा हूँ। तो अगर आप अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो आप लक्ष्य बनाइए कि आप अगले 5 साल बाद आप कौन सी कुर्सी पर बैठी होंगी। अपने सब नौजवानों को मैं बोलता हूँ कि अपने 10 साल बाद की कुर्सी बता दे यार मेरे को। तो कौन से शहर में, किस तारीख को,
कौन सी कुर्सी या अपॉइंटमेंट पर बैठा होगा या मेरी बिटिया बैठी होगी। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आप धनुर्धर अर्जुन की तरह मछली की सिर्फ आंख देख रहे, वरना आप चौराहे पर खड़े हो, किधर जाना है पता नहीं है। बच्चे जाते हैं, दिखता है मिला, थोड़ा मिला, बाकी नहीं मिला, फिर आ जाते हैं, फिर दूसरा रास्ता चुनते हैं। इसमें समय बर्बाद मत करो, अपना फोकस चुनो, उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करो, उसके साथ साथ में और फील्ड खोलते रहो, उसमें बनाई जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। 2026 शुरू हुआ है, अभी जनवरी का महीना चल रहा है। मैं यही करूंगी, अपनी एक्सेल शीट तैयार रहेगी। अगली बार आपसे मिलूंगी कि 5 साल बाद या शायद 10 साल बाद में कौन सी कुर्सी पे बैठी होंगी, आपको बिल्कुल बताऊंगी। अति उत्तम, अति उत्तम। ये आपका आपसे एक अंतिम सवाल जी, जो आपने मेरे से पूछा, कौन सा सवाल सर? मैं इसको दो भागों में पूछूं। अच्छा, पहला, आपने मेरे से पूछा था कि नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज है। एक तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट है, और दूसरा आपका हम जैसों के लिए क्या मैसेज है। जी। तो पहला सवाल, जेन जी के लिए आपका क्या मैसेज है। जेन के लिए मेरा ये मैसेज है कि जैसा कि सर ने भी कहा कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, सेल्फिश बनो, अपने कर्तव्य करो। और दूसरा कि अ, इतना ज़्यादा मैंने देखा है कि बहुत से जेनजीज बहुत सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चौराहे पे खड़े हैं और नहीं समझ आ रहा है कहाँ जाना है, तो आ जाएगा समझ। आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा। एक दिन में पूरा 24 घंटे होते हैं और उसके बाद फिर अगला 24 घंटा आता है, तो आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा। तो उसमें अपने दिमाग को अननेसेसरीली बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। सब सवाल आसान हो सकते हैं धीरे धीरे, पेशेंस रख के। थैंक यू। और अब आपका अंतिम सवाल कि हम जैसों के लिए, हम में से बहुत से लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं, नए किस्म का टीवी आ गया, उसका ऑपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर जो सोशल मीडिया के बहुत सारे टूल्स हैं हम नहीं समझ में आते हैं। आजकल बैंक हो चाहे बाजार में जैसे ही जाओ, सब कुछ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो हम जैसे अधेड़ उम्र वयस्क, बुजुर्ग नहीं कहना चाहूँगा, बुढ़ा नहीं, लेकिन अभी सीखने की तमन्ना बाकी है, तो इसलिए आपका मैसेज आपके पेरेंट्स के लिए, आपके दादा दादी के लिए और हम जैसों के लिए क्या रहेगा। मुझे लगता है कि जो बुढ़ापे के बॉर्डर लाइन पे हैं उन लोगों को तो जो बुढ़ापे के बॉर्डर लाइन पे है, वो भी थोड़ा पेशेंस रखें। और जो क्यूरियोसिटी है, मैंने देखा है कि बहुत क्यूरियस है। जैसे कि सर ने कहा कि टेक्नोलॉजी में कुछ नई चीज़ आ रही है, बहुत सी ऐसी आजकल डिजिटल इंडिया में बहुत सी हर एक चीज़ डिजिटल हो रही है। और ऐसा नहीं है कि मुझे भी वो सब आता है, तो मुझे भी सीखना पड़ता है। तो सेम आई थिंक यही ज़रूरत है कि पेशेंस और वो क्यूरियोसिटी को बनाए रखें। जितनी ज़्यादा हम क्यूरियस रहेंगे, ना कि जैसे मैंने कहा कि ऐसे वाला आ जाता है। मैंने बहुत बार पापा से भी यही डांट सुनी है कि नहीं हम तो नहीं करते थे। वो एक रिजिडिटी आ जाती है, ऑब्वियसली आती है, मुझ में भी आएगी शायद जब मैं इनकी बुढ़ापे की बॉर्डर लाइन पे होंगी, जेनजी की बॉर्डर लाइन से निकल के बुढ़ापे की बॉर्डर लाइन पे जाऊंगी, तो शायद मुझ में भी वो रिजिडिटी आएगी। पर उस रिजिडिटी को मैं थोड़ा नेगोशिएट कर पाऊँ अपने साथ, तो शायद वो अच्छा होगा। तो कहना चाहती हूँ कि हम अडेप्टेबल बन जाएं, बच्चों की बात मानते रहे और खुद के पैशन को भी करते रहे। जी बिल्कुल। Thank you very much. It has been wonderful talking to you, Arnisha, and you very openly, with an open heart, you shared all your views very honestly. And since it was a very, I would say, impromptu podcast, तो ये बहुत खूबसूरत रहा. Viewers, thank you so much for watching our podcast. मैं क्या बुढ़ापे की बॉर्डर लाइन वाला, जेनजी की बॉर्डर लाइन वाली से बात कर रहा हूँ, तो एज का गैप हो सकता है, जनरेशन का गैप हो सकता है, लेकिन विचारों का एक होना, देश के लिए मिलकर के काम करना, और अल्टीमेटली हम अगर एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर से कोई थोड़ी आएगा हमको और हमारे समाज को संभालने के लिए। तो मिलकर के समाज में काम कीजिए। कुछ चीज़ें रहेंगी, डिफरेंसेस रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो रहे, उसको साथ में रखते हुए अगर हम सब मिल करके जारी रखें तो मेरे ख्याल से ग्रोथ अवश्यम भावी है। Thank you so much, Amisha. It has been wonderful talking. And for all the viewers, thank you so much for watching. Namaskar. Jai Hind.